Good morning, dear students. Welcome to our channel Sylvester Largens and myself SK Singh. Okay. And आज हम लोग 12th फिजिक्स का क्लास 12th ठीक है के फिजिक्स का एक्सरसाइज है यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी ठीक है बोले तो विद्युत धारा को अध्ययन करेंगे और चीजों को समझेंगे ठीक है। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं और देखते हैं इसके टॉपिक्स को। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज थर्ड ठीक है। विद्युत धारा जिसको आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलोगे, विद्युत धारा जिसको आप लोग कौन सी बोलोगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी ठीक है। इसमें जो है फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना होगा एनसीईआरटी ठीक है। एनसीईआरटी का जैसे ही आप लोग फर्स्ट टॉपिक निकालोगे तो आपको दिखेगा वहां भूमिका ठीक है। भूमिका इट मींस इंट्रोडक्शन ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ठीक है। जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो इंट्रोडक्शन भूमिका है ना, कि वह कैसा है नहीं है वगैरह वगैरह के बारे में आप पढ़ोगे। एंड सेकेंड देखोगे 3.2 जिसको आप विद्युत धारा बोलोगे ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी ठीक है। इसके बारे में इसका डिफिनीशन वगैरह यूनिट्स वगैरह को हम लोग पढ़ेंगे, डायमेंशन वगैरह भी इसमें पढ़ लेंगे। एंड थर्ड जो है ठीक है, इसमें आप पढ़ोगे चालकों में विद्युत धारा। चालकों में विद्युत धारा बोले तो इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स ठीक है। चालकों में विद्युत धारा इट मींस इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर्स ठीक है। चीजें समझ में आ रही होंगी। एंड नेक्स्ट देखोगे फोर्स जो है, फोर्स जो आप ऑप्शन देखोगे ठीक है 3.4। तो इस टॉपिक में आपको ओम के नियम पढ़ना है ठीक है। ओम्स लॉ जो होता है V = IR, तो ये सब के बारे में आप इसमें पढ़ोगे ठीक है। एंड देखोगे 3.5 ठीक है। 3.5 जो है वो इलेक्ट्रॉन का अपवाह एवं प्रतिरोधकता का उद्गम ठीक है। इलेक्ट्रॉन का अपवाह पढ़ोगे ठीक है। इसमें आपको अपवाह वेग के बारे में पढ़ना है ठीक है। एंड प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। प्रतिरोधकता का उद्गम की प्रतिरोधकता जो है कि उद्गम कैसे होती है ठीक है। यानी इसको आप बोलोगे तो ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ऑरिजिन ऑफ रेसिस्टिविटी ठीक है। द ऑरिजिन ऑफ रेसिस्टिविटी के बारे में आप इसमें पढ़ोगे ठीक है। एंड नेक्स्ट देखोगे 3.6 ओम के नियम की सीमाएं ठीक है। ओम के नियम की सीमाएं जिसको आप बोलते हो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम के नियम की सीमाओं को आप 3.6 नंबर टॉपिक में आप पढ़ोगे ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है वो 3.7 यहां देखोगे 3.7 विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता। विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता बोले तो रेसिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स ठीक है। क्या बोलोगे, रेसिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स ठीक है। जिसमें आप चांदी का प्रतिरोधकता पढ़ोगे, तांबे का पढ़ोगे ठीक है। एंड विभिन्न पदार्थों के पढ़ोगे ठीक है। चीजें क्लियर हो रही होंगी। एंड देखोगे 3.8 जो पढ़ोगे आप प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता ठीक है। प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता जिसको आप बोलोगे टेम्परेचर डिपेंड्स ठीक है। टेम्परेचर डिपेंड्स ठीक है ऑफ रेसिस्टिविटी। तो इसमें जो है प्रतिरोधकता के बारे में आपको पढ़ना होगा कि प्रतिरोधकता जो है वो ताप पर कैसे निर्भर करता है, क्या क्या कॉज है ठीक है। और क्या क्या उस मूल पॉइंट को पढ़ोगे जिसपे प्रतिरोधकता निर्भर करेगी ताप पे। ओके, तो चलते हैं जल्दी से डियर और देखते हैं 3.9 ठीक है। 3.9 क्या बोल रहा है, टॉपिक नंबर 3.9 ये बोल रहा है विद्युत ऊर्जा शक्ति ठीक है। विद्युत ऊर्जा शक्ति जिसको आप इंग्लिश में बोल दोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर ठीक है। विद्युत ऊर्जा शक्ति जिसको आप बोलोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें जो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना होगा ठीक है। और पावर वगैरह के बारे में एसपी वगैरह के इसी में एसपी वगैरह के बारे में आपको किलोवाट घंटा जो होता है वो सब आपको इसी में पढ़ने सकते हैं। तो देखिए आगे हम लोग तो 3.10 क्या बोल रहे हैं, प्रतिरोधकों का संयोजन ठीक है। प्रतिरोधकों का संयोजन यहां दिया गया है श्रेणी संयोजन तथा पार्श्व संयोजन। तो एक्चुअली आपको पता है प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है वो श्रेणी क्रम हो या समांतर क्रम हो या मिक्सचर हो ठीक है, मिश्रित क्रम। आपको जो भी वो सब इसी में पढ़ना है। श्रेणी क्रम, पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम और आप मिश्रित क्रम पढ़ोगे तो इसी में ठीक है। थोड़ा सा ये लंबा क्लास चलना है इसका।
तो प्रतिरोधकों का संयोजन, श्रेणी संयोजन तथा पार्श्व संयोजन, जिसको आप बोलोगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल। एंड देखोगे नेक्स्ट 3.11 क्या बोल रहा है, सेल विद्युत वाहक बल, जिसको आप ईएमएफ बोलोगे, कॉमा आंतरिक प्रतिरोध। यानी ये जो सेल है, सेल के बारे में इसमें पढ़ोगे आप, ठीक है, सेल के बारे में विद्युत वाहक बल, जिसको आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हो, ईएमएफ, ठीक है, तो उसके बारे में इसमें पढ़ोगे। एंड आंतरिक प्रतिरोध के बारे में पढ़ोगे कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, स्मॉल आर, जिसको आप बोलोगे सेल्स ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, एंड चले नेक्स्ट। तो अगला जो है 3.12 जो बोल रहा है श्रेणी तथा पार्श्व क्रम में सेल, जिसको आप बोलोगे सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। इसमें जो है आप सेलों को श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में ऐड करोगे, ठीक है। एंड चीजें समझ में आ रही होंगी। तो चलते हैं डियर आगे और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला क्या बोल रहा है 3.13, ठीक है। 3.13 बोले तो किरचॉफ के नियम आप इसको लिख सकते हो किरचॉफ्स रूल, ठीक है, किरचॉफ्स रूल्स, ठीक है, किरचॉफ्स रूल आप लिखोगे, किरचॉफ के नियम। एंड नेक्स्ट देखोगे, ठीक है, 3.14 बोले तो व्हीटस्टोन सेतु, जिसको आप बोलते हो व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो आपके एग्जाम से यहाँ क्वेश्चन भी होते हैं लॉन्ग टाइप, और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, किरचॉफ के नियमों को लिखे और इसके लिए व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था को दर्शाएं, ठीक है। सो लॉन्ग टाइप पढ़ने हैं तो आप देखोगे इस दोनों टॉपिक को हम लोग बारी बारी से हल करेंगे। फर्स्ट में देखेंगे किरचॉफ के नियम यानी किरचॉफ्स लॉ, और सेकंड में देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। एंड 3.15 जो हो जाता है इसको आप बोलोगे मीटर सेतु, ठीक है। 3.15 को बोलोगे मीटर सेतु, जिसको आप लिखोगे मीटर ब्रिज, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखोगे 3.16 वो क्या शो कर रहे हैं, पोटेशियोमीटर, ठीक है, पोटेशियोमीटर, जिसको आप विभव मापी बोलोगे पोटेशियोमीटर, और इसको आप लोग बोलोगे पोटेंशियोमीटर। ओके, चीजें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट, एंड जल्दी से मैं इसको डिलीट करूंगा। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। ओके डियर, एंड आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। देन आप चलोगे नेक्स्ट और देखेंगे हम लोग टॉपिक नंबर 3.1 को, ठीक है। तो 3.1 टॉपिक है जो कि बोलता है भूमिका परिचय, ठीक है। भूमिका को ही हम लोग कौन सी बोलते हैं, परिचय बोलते हैं, और परिचय को आप या भूमिका को आप लिख लोगे इंट्रोडक्शन। ओके, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे किसका, विद्युत धारा का इंट्रोडक्शन में भूमिका में हम लोग देखेंगे। तो आते हैं एंड देखेंगे विद्युत आवेशों के प्रवाह से ही, ठीक है, विद्युत आवेशों के प्रवाह से ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है थोड़ा सा मैं याद करवा दूं, आपको आवेशों के बारे में जो है थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए कि आवेश क्या है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो यानी विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, तो उसमें सबसे पहले मैं आवेश की भूमिका को बताया हूं, ठीक है, कि आवेश है क्या और उसके प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो आवेश आपको पता है, आवेश किसी वस्तु पर, पदार्थ पर आया हुआ वह गुण है जिसके कारण वह किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर खींचने की चेष्टा करती है, ठीक है, या बल लगाकर किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर खींचती है, आवेश कहलाती है। चीजें याद हो रही होंगी। वंस अगेन आई रिपीट, देखोगे आवेश क्या है, तो आवेश किसी वस्तु पर आया हुआ वह गुण है जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु या दूसरे वस्तु को अपनी ओर खींचता है या खींचने की चेष्टा करता है बल लगाकर, ठीक है, आवेश कहलाता है। चीजें समझ में आ रही है। या फिर आप सेकेंड थिंग ऐसे बोल सकते हो कि विद्युत धारा और समय के गुणनफल को आवेश बोलते हैं, विद्युत धारा और समय के गुणनफल को आवेश बोलते हैं, अर्थात Q इज इक्वल टू IT। चीजें समझ में आ रहे हैं। अब क्या करोगे नेक्स्ट, तो आवेश समझ में आया अभी, ठीक है, और आवेश के प्रकार जो है वो मैं यहाँ डिफाइन कर चुका हूं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, कितने, आवेश दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है,
धन आवेश और ऋण आवेश। तो अब इससे डीपली इसमें हमको नहीं जाना, बस यहां तक आपको याद होने चाहिए। चलो चलते हैं आगे। तो जो वहां आवेश आप पढ़े थे, धन आवेश और ऋण आवेश, उसी आवेश के बारे में मैं यहाँ बात कर रहा हूं। तो देखोगे, विद्युत आवेशों के प्रवाह से ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है या उत्पन्न की जाती है। तो आप समझोगे अच्छी तरह से, ठीक है। विद्युत आवेशों के प्रवाह से ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है, आप इसको नोट कर लोगे। विद्युत आवेशों के प्रवाह से ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है, या उत्पन्न की जा सकती है। सामान्यतः, ठीक है, सामान्यतः आवेश कण जो है वह ठोसों, द्रवों तथा गैसों में विद्युत धारा के प्रवाह करते हैं। यानी जो आवेश हैं, ठीक है, आवेश कण जो होते हैं वह सामान्यतः ठोस, द्रव और गैस में क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाह करते हैं, मतलब विद्युत धारा को ले जाते हैं, बहाते हैं। चीजें समझ में आ रही हैं? वंस अगेन देखो, विद्युत आवेशों के प्रवाह से ही विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। आप 10th क्लास में भी इसका डेफिनेशन पढ़े होंगे, ठीक है, कि आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, आवेशों की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, ठीक है। तो देखोगे आगे, सामान्यतः आवेश कण जो ठोस, द्रव और गैसों में, ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, यानी ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी क्या करते हैं, विद्युत का प्रवाह करते हैं, संचालन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, बहाते हैं, ठीक है, करते हैं। तो क्या होता है, और जो उसको ले जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं धारावाहक, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं, विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, कौमा धारावाहक कहलाते हैं। तो आपको यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन तो हो जाने, धारा किसे कहते हैं तो आप बता दोगे। आवेशों के प्रवाह की दर को धारा बोलते हैं। और क्या, धारावाहक कौन होता है, तो जो विद्युत धारा को, ठीक है, जो विद्युत धारा का प्रवाह ठोस, द्रव और गैसों में करता है, उसे हम लोग धारावाहक कहते हैं, ठीक है। तो चीजें समझ में आ रही हैं। एंड चलिए हम लोग नेक्स्ट तो देखते हैं। अब ये जो भूमिका आप देखें, तो इसमें जो है धारावाहक आप पढ़ लिए। तो धारावाहक बोले तो ठोस में, क्योंकि ठोस, द्रव, गैस की हम लोग चर्चा किए हैं, तो सबसे पहले हम लोग ठोस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये रहा आपका ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। ए में क्या बोल रहा है, देखोगे, ठोसों में धारावाहक, ठीक है। तो ठोसों में धारावाहक बोले तो ए नंबर यहां क्या कर दोगे, ठीक है, इसको आप लोग क्या कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। चालकों को मैं ले लेता हूं, देखो मैं चालकों में क नंबर ऑप्शन, ठोसों में धारावाहक, ठीक है, जिसको मैं अब ऑप्शन नंबर क ले रहा हूं, क्योंकि ठोसों में बोले तो 3 प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो हम लोग पहला चालक में देखेंगे। चालक बोले तो कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ठीक है, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ठीक है, आयरन भी आपके हो सकते हैं और भी बहुत सारे पदार्थ हो सकते हैं। चालक, तो पहले सबसे पहले आप चालक यहाँ आया, ठीक है। तो चालक के बारे में हम लोग समझेंगे कि चालक होता क्या है। तो आप इजीली बोल सकते हो कि सभी धातुएं जनरली चालक होते हैं, यानी सभी धातुएं, चालक कहने का मतलब है कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो पाए। चीजें समझ में आ रही है? चालक कहने का मतलब है कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो पाए, उसे हम लोग चालक बोलेंगे, ठीक है। तो जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, विद्युत धारा आसानी से जाएगा, उसे आप लोग चालक बोलोगे। और सुचालक भी इसको बोलते हैं, जैसे एल्युमिनियम, ठीक है, कॉपर, चांदी, जिसको आप एजी बोलते हो। तो ये सब क्या होंगे, चालक हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप जनरली याद रखोगे कि जितने भी धातुएं होते हैं सभी चालक होते हैं। चीजें समझ में आ रही हैं जनरली। अब जैसे मैं थोड़ी सी आगे चर्चा करूंगा इसके बारे में और, ठीक है, फिलहाल टॉपिक को देखते हैं। तो आ जाते हैं और चालक को, जैसे कॉपर, सिल्वर, सिल्वर यानी चांदी, और एल्यूमिनियम, ईटीसी। देखो ईटीसी, ईटीसी मतलब क्या, और भी हो सकते हैं। ईटीसी धातुओं में किसी परमाणुओं के, ठीक है, किसी
परमाणुओं के सबसे बाहरी कोष, ठीक है, किसी परमाणुओं के सबसे बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन दुर्बलता से बंधे होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन संपूर्ण चालक में गति कर सकते हैं। एक मिनट, यहाँ चीजें पहले समझोगे, ठीक है, पहले चीजें समझोगे उसके बाद नोट करना है। तो चालकों में मैंने बताया कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, एडीसी धातुओं, ठीक है, एडीसी मतलब अन्य भी धातु आ जाएंगे, में किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोष के, ठीक है, तो सबसे बाहरी कोष देखोगे, मैं थोड़ा इसको डिलीट करना चाहूंगा, ठीक है, एंड ये तो यहां तक हो गया होगा, ठीक है, मैं चीजें को आगे की ओर थोड़ा बढ़ाऊंगा एंड देखोगे देखो, मैंने बोला कि किसी परमाणु के बाहरी कोष, कोष बोले तो कक्षाएं आप समझ लोगे, ठीक है ना, जैसे अगर मान लो आप सोडियम ले लेते हो सपोज, ठीक है, एग्जांपल्स में आप ले लोगे सोडियम, ठीक है, सोडियम बोले तो Na, Na11 होता है, तो आपको जहां केमिस्ट्री पढ़ोगे, केमिस्ट्री वाले सर बताए होंगे बाय फोर्सली, ठीक है, आपको समझाए होंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, तो जैसे ही आप इसको लिखोगे ना आगे की ओर, तो अफवाह सिद्धांत से जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखोगे, चीजें समझ में आ रही होंगी, तो आप लिखोगे 1s2, 2s2, 2s2 एंड 2p6, ठीक है, एंड आप इसको लिखोगे 3s1। चीजें समझ में आ रही है, चीजें समझ में आ रही है। तो ये जो धातु है, इन चीजों को आप समझोगे, ये जो धातु है, ठीक है, Na, तो इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण कक्षा आप सर्च करो, तो देखो एक कक्षा यहाँ, दूसरी कक्षा यहाँ, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, 2 और 6 जोड़ोगे तो 8 हो जाना, एंड इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो देखो 8, 2, 10 और 1, 11। चीजें समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, ठीक है, और जो भी धातुएं होंगे, ठीक है, उसको आप 10th में भी पढ़े होंगे और 11th में भी सर आपको पढ़ाए होंगे, तो जो भी मेटल्स होंगे यानी जो भी धातुएं होंगे, उसके लास्ट कक्षा में यानी अंतिम कक्षा में आप देखोगे, ठीक है, लास्ट कोर्स में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होने, ठीक है, समझोगे, 1, 2, 3, यदि 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये धातु कहलाएंगे, अन्यथा धातु नहीं कहलाएंगे, ठीक है, चीजों को समझोगे। तो इसके लास्ट कक्षा में आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए यह सोडियम जो है एक धातु कहलाएगा, ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। तो चलो अब आगे की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है, आपको बाहरी कोष समझ में आ गया होगा, यही बाहरी कोष है इसका, सोडियम का बाहरी कोष आपका ये हो जाएगा, ठीक है, और इसी बाहरी कोष को, चीजों को समझोगे, इसी बाहरी कोष को आप लोग बोलते हो इस बाहरी कोष को आप क्या बोलते हो, संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी इस बाहरी कोष में कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को आप बोलते हो संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी भी परमाणु के सबसे महत्वपूर्ण कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो बाद बाकी बच जाता है उन सबों को हम लोग कौन सी बोलते हैं बताओ, है ना, नाइस, जो भी इस बाहरी कक्षा को छोड़ के जो भी पहले वाले बच जाएंगे उन सबों को हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। बाहरी कक्षा को छोड़ के, क्योंकि ये संयोजी, इसमें जो होंगे वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसको छोड़ के ये 8 और 2 10, तो इसमें सोडियम में 10 कोर इलेक्ट्रॉन और 1 आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, चीजें समझ में आ रही है। तो हम ओनली संयोजी इलेक्ट्रॉन का इसमें बात करेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन का नहीं, ठीक है, तो चलते हैं आगे और वहां से क्या हम लोग चीजों को देखेंगे। चालकों के बारे में मैंने बताया, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, एडीसी धातुओं में किसी परमाणुओं के सबसे बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन, अर्थात
कोष यानी कक्षा, ठीक है ना, अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सबसे बाहरी कक्षा जो है वो यही है और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, तो इसीलिए मैं यहाँ बोल रहा हूं, ठीक है, कि अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन दुर्बलता से बंधे होते हैं, ठीक है, दुर्बलता से बंधे होते हैं। दुर्बलता से बंधे होने का मतलब समझते हो ना, ठीक है, ये ज्यादा जकड़ा हुआ नहीं होता है, ठीक है, तो दुर्बलता से बंधे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन संपूर्ण चालक में गति कर सकते हैं, और चूंकि ये दुर्बलता से बंधे होते हैं इसीलिए यह पूरे चालक में क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी। और क्या करोगे, यहां आप लिख सकते होता था मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और जो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें एक है ये पूरी संपूर्ण चालक में गति करेंगी, ठीक है, और इन्हें हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन भी बोलेंगे। चीजें समझ में आ रही, इन्हें हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन भी बोलेंगे, ठीक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन हो जाए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे बोलेंगे, तो ये भी आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन को ही मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। चलो, और क्या, किसी भी धातु के लास्ट कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो संयोजी, धातु नहीं मतलब किसी भी परमाणु के लास्ट कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते ही हैं। क्योंकि इसके लास्ट कक्षा में एक है तो इससे हमको ये डिफाइन होता है कि ये धातु है, और धातु है तो इसका जो ये एक इलेक्ट्रॉन है यह संपूर्ण चालक में गति करेगी, और संपूर्ण चालक में जब ये गति करेगी तो इसको आप बोल सकते हो मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो वही मैंने लिखा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और क्या, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, मतलब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वही चालक में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, है ना। और क्या है, अतः चालकों में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। इट मींस आप क्या बोलोगे, इजीली कह सकते हो कि चालक में जो धारावाहक होता है वह मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आ रही है। चालकों में तो आपसे पूछा जाएगा कि चालकों में धारावाहक क्या होता है, तो चालकों में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है। देखो थोड़ा सा और समझ लो, यहाँ तो चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, थोड़ा सा और आप लोग समझ लो। ये सोडियम है, तो ये क्या करता है, जो इसके लास्ट कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हर कोई चाहता है सम्राट बनना, हर कोई चाहता है सम्राट बनना, तो ये भी सोडियम भी चाहता है कि चलो हम भी सम्राट बन जाए। तो क्या करेगा, इसलिए यह दुर्बलता रूप से बंधा होता है, क्योंकि यह डोनेटर है, सोडियम जो है वो डोनेटर है, यह जो है एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा, ठीक है, किसी और को देगा और ये सम्राट बन जाएगा और इजीली अस्थायी हो जाएगा, ठीक है। और जो है इसीलिए इसको हम लोग कौन से बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो ये एक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यह आते जाते रहता है, ठीक है। चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आपको यहाँ एक बात क्लियर होगा कि चालकों में धारावाहक क्या होता है, तो चालकों में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। जल्दी से आप लोग नोट करोगे एंड कमेंट फास्ट, ओके डियर। तो चले हम लोग आगे और देखते हैं नेक्स्ट। तो क नंबर ऑप्शन में हम लोग पढ़ चुके थे चालकों के बारे में, ठीक है, यानी कंडक्टर को देख चुके थे। अब ख नंबर ऑप्शन में आते हैं और देखते हैं कुचालक, ठीक है। कुचालक बोले तो इंसुलेटर, ठीक है। ये कुचालक क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल समझोगे 1 2 3 ये तो चालक होते हैं, ठीक है। 5 6 7, ठीक है, ये अचालक कुचालक जिसको आप बोल दो इंसुलेटर इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो कुचालकों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। एंड कुचालक जो होता है इंसुलेटर, आप बोल सकते हो इनमें सभी इलेक्ट्रॉन अपने परमाणुओं से बंधे रहते हैं, ठीक है। यानी जो कुचालक है, ठीक है, जो भी कुचालक है उनमें क्या होती है, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणुओं से जोर से जकड़ के बंधे होते हैं, ठीक है। यानी ये डोनेटर का काम नहीं करता, ये गैनर है, ठीक है। गैनर है, लेने का काम करता है, बट डोनेटर देने का काम नहीं करता है। देने का काम ओनली ये धातु करता है, मेटल्स, ठीक है, सॉरी हाँ मेटल्स आप बोल सकते हो, धातु देने का काम करता है और नॉन मेटल्स लेने का काम करता है। तो क्या बोल रहा है, इनमें सभी इलेक्ट्रॉन अपने परमाणुओं से बंधे रहते हैं, यानी जो कुचालक पदार्थ होता है ना इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी क्या होते हैं, बंधे होते हैं, ठीक है, बहुत जोर से। अतः इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्योंकि यह जो है सभी
मुक्त रूप से मतलब आपस में बहुत जोर से जकड़े होते हैं, बंधे होते हैं, इसी कारण इसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, इस प्रकार कुचालकों में विद्युत धारा वाहक नहीं होता है। तो एक्चुअली आपको सिंपली पता होना चाहिए, एक्चुअली कुचालक में जब विद्युत धारा जाता ही नहीं है तो ये विद्युत धारा वाहक कैसे होगा? चीजें समझ में आ रही है? इसमें यदि चालक में विद्युत धारा जा रहा था इसीलिए उसमें विद्युत धारा वाहक था, लेकिन इसमें जो है विद्युत धारा जा ही नहीं रहा है तो इसमें विद्युत धारा वाहक कैसे हो सकता है ना? कांट पॉसिबल। तो क्या होगा, आप समझ में आ रहा है आपको? और आपको यहाँ एक और क्वेश्चंस बनते हैं, आप समझोगे, ठीक है, कि कुचालकों में विद्युत धारा क्यों नहीं जाती है। ठीक है, ये प्रश्न आपके माइंड में अभी तक नहीं आया होगा, बस सिंपली आपको पता होगा कि चालक में विद्युत धारा जाती है और कुचालक में विद्युत धारा नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन मैं इसका रीजन आपको बता दिया यहाँ कि कुचालकों में विद्युत धारा क्यों नहीं जाता है। ठीक है, इसका रीजन आपको यहाँ चीजें समझ में आ रही होंगी, मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाता हूं। ठीक है, देख रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि आप बोल सकते हो कि कुचालकों में विद्युत धारा इसीलिए नहीं जाता है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है ना? चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इसीलिए उनमें विद्युत धारा जाते हैं, बट कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते इसी कारण से उसमें विद्युत धारा नहीं जाती है। अगर उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो विद्युत धारा जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं जाएंगे। चीजें क्लियर हो रही है? चलो एंड देखेंगे नेक्स्ट हम लोग। सो हरी अप एंड कमेंट फास्ट। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करोगे, चीजें समझ में आ रही होंगी। तो देखते हैं ग नंबर। ग नंबर यानी बोले तो चालक हो गया, कुचालक हो गया। अब देखते हैं हम लोग अर्धचालक, जिसको आप सेमीकंडक्टर बोलोगे, अर्धचालक जिसको सेमीकंडक्टर बोलोगे। तो एक्चुअली इसको मॉडर्न फिजिक्स में भी आपको पढ़ना है, तो वहां की बातें हम लोग वहां करेंगे, फिलहाल अभी जो करना है वो करते हैं। तो अर्धचालक जिसको आप सेमीकंडक्टर बोलोगे, ये क्या होते हैं, इसमें धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र जिसको आप विवर बोलोगे, ठीक है, इसको होल भी आप बोलते हो, तो होते हैं। यानी अर्धचालक में धारावाहक जो होते हैं वो क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र होते हैं। चीजें समझ में आ रही है? अर्धचालक में धारावाहक कौन सी होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन और क्या, छिद्र, होल। चलो और देखो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। देखो तो आपको इसमें जो है एक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, आप गौर करोगे, ठीक है, या क्वेश्चन में देख लोगे, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक क्या है, ठीक है, या दोनों में डिफरेंस बताने होते हैं कि एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करें। 2 अंकीय प्रश्न है, ठीक है। तो ये आपको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, चीजें समझोगे, ठीक है। बट यहाँ भी उसका थोड़ा सा आप समझ लो कि छिद्र और विवर उसी में एन टाइप में छिद्र और ये होल्स उसी में एन टाइप और पी टाइप में बढ़ने हैं। तो उसकी चर्चा हम लोग अभी नहीं करेंगे, जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना होगा उस टाइम करेंगे, ठीक है। तो अभी चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए उसमें क्या होता है, चालकों का वाहक होता है, ठीक है। और अचालक में यानी कुचालक में आप समझो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसीलिए इसमें लाइट नहीं जाता है, विद्युत धारा प्रवेश नहीं करती, प्रवाह नहीं होती इसका। अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा एवं छिद्र के द्वारा, होल के द्वारा। चीजें समझ में आ रही है? अब चले हम लोग नेक्स्ट, यानी इसमें बी नंबर में। तो बी नंबर क्या है, ए नंबर हम लोग पढ़ रहे थे ठोसों में विद्युत धारा का प्रवाह, है ना, यानी ठोसों में विद्युत वाहक। अब हम लोग पढ़ेंगे द्रवों में विद्युत वाहक, ठीक है। तो आ जाते हैं जल्दी से और देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है द्रवों में विद्युत वाहक। तो द्रवों में विद्युत वाहक क्या है, इस चीज को आप समझोगे, देन आप देखोगे द्रवों में विद्युत वाहक यानी कुछ द्रव जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, ठीक है, कुछ द्रव जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं तथा साथ ही आयनों में भी घटित हो जाते हैं, आयनों में भी घटित हो जाते हैं, विद्युत अपघट, ठीक है, यानी आयनों में जो विघटित हो जाएंगे वो विद्युत अपघट, यानी बोले तो इलेक्ट्रोलाइटिस, ठीक है, इसको आप पढ़े होंगे, कहलाते हैं, ठीक है, विद्युत अपघट कहलाते हैं, विद्युत
आयनों में विभाजित हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, और यह क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे आप देखोगे CuSO4 विलयन, ठीक है, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का विलयन, एंड NaCl सोडियम क्लोराइड का विलयन, और देखोगे H2SO4, ठीक है, तो इसका विलयन एंड क्या ETC, और भी बहुत सारे हैं जो कि विद्युत अपघट्य हैं, ठीक है, आप समझोगे। अतः द्रवों में धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन धारावाहक होता है, ठीक है, द्रवों में धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन क्या होता है, धारावाहक होता है। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। सो जल्दी से आप इसको नोट करोगे एंड डिलीट करना चाहूंगा मैं। सो हरी, अब चीजें समझ में आ रही होंगी, कमेंट फास्ट एंड चले हम लोग आगे। तो चलते हैं डियर और देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी, देखते हैं गैसों में धारावाहक, ठीक है। गैसों में धारावाहक क्या होती है उसको हम लोग जल्दी से समझेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। गैसों में धारावाहक, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो, यू डिफाइन कर सकते हो, सामान्यतः गैसें विद्युत की कुचालक होती है। ये तो हर किसी को पता है ना, सामान्यतः गैसें क्या होती है, वो विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन अगर मैं HP गैस की बात कर दूं तो कुचालक होंगी क्या, नहीं ना। इसीलिए मैं जनरली हर किसी का बात नहीं कर रहा हूं, बट जनरली बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आ जाओ, सामान्यतः गैसें विद्युत की कुचालक होती है, परंतु परंतु जब इस पर अल्प दाब, ठीक है, जब इन पर अल्प दाब पर उच्च विभवांतर आरोपित किया जाता है, अल्प दाब पर उच्च विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो ये आयनित होकर, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, आयनित होने लगते हैं, और आयनित होकर चालक की तरह व्यवहार करने लगती है, ठीक है। आयनित गैसों में धनात्मक आयन तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो आयनित गैसें होते हैं ना, उनमें धनात्मक आवेश तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं। चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। धनात्मक आयन तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः गैसों में आयन तथा इलेक्ट्रॉन धारावाहक होता है। अतः इस प्रकार आप बोल सकते हो कि गैसों में जो है वो क्या है, आयन तथा इलेक्ट्रॉन धारावाहक होता है, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं। एंड आयन आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, ये धन आयन एंड ये आपका ऋण आयन, ठीक है। जैसे आप NaCl को ऐड कर दो, ठीक है, आपको मैं थोड़ी सी चीजें समझा रहा हूं। जैसे Na का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं थोड़ी देर पहले लिखा था, ठीक है, आपको चीजें समझ में आएंगी, देखोगे इसको आप करोगे 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 एंड 3s1। चीजें समझ में आ रही है, ये Na है। अब आप इसी प्रकार Cl का लिख दो, Cl17 ना, आप कर सकते हो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 एंड 3s स्क्वायर एंड 3p, देखोगे 3p5, ठीक है, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p5, आप ऐड कर लो, 6 4 10 2 12 और 5 17। तो क्या होंगे, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। देखो इसके लास्ट में, यानी इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, ये 2 और 5, यानी इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 7, 2 और 5 आप ऐड करोगे तो इसका 7, क्योंकि ये जो है आपको ये दिख रहे हैं 2 और 5 7 है, और क्या करोगे, ये जो है इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है, तो ये इसको डोनेट कर देगा और ये गैन कर लेगा, ठीक है, ये गैनर और ये डोनेटर आप इसको बोलोगे। तभी आप इसका रिएक्शन जब करते हो, ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आती होंगी, आई होप, ठीक है, आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। इसको जब आप रिएक्ट कर देते हो NaCl, देन आप इसको लिखते हो, ठीक है, Na प्लस एंड Cl माइनस।
तो Na प्लस और Cl माइनस ही क्यों लिखते हो? कारण कि Na एक डोनेट करता है और Cl जो है एक गैनर है, एक गैन करता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार लिखते हो। तो आपको पता है यहाँ जो आप ये प्लस शो कर रहे हो और ये माइनस शो कर रहे हो, ठीक है डियर, तो इसी को आप आयन बोलते हो, ठीक है। इसको प्लस चार्ज को आप लोग बोलोगे पॉजिटिव आयन, ठीक है, एंड इसको बोलोगे निगेटिव आयन। चीजें समझ में आ रही है? धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन, ठीक है। तो आई होप यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। आप लोग चीजों को कवर करोगे और सी यू अगेन नेक्स्ट डे। पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट डे इससे आगे के टॉपिक को, ठीक है। फिलहाल आप इसको बढ़िया से कवर करोगे और रिवीजन कर लोगे, ठीक है। नाइस टू मीट यू, सी यू अगेन।